दोस्तों नमस्कार। इससे पहले अपन एक आरटी एक्ट 2009 का जो टॉपिक है वो पूरा कर चुके हैं। अब जो रीट के हिसाब से और प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो एक प्रतियोगी के लिए थोड़ा जटिल भी माना जाता है और काफ़ी सारी पुस्तकें इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक संकलित जो पाठ्य सामग्री उपस्थित करनी चाहिए वो नहीं कर पाती हैं। इसलिए मैं अभी कोशिश करूंगा कि आपको सामने ये पूरा जो भी टॉपिक है उसको सामने लाया जाए। तो अपन स्टार्ट करते हैं आपका एनसीएफ 2005। तो पहला पार्ट आप आरटी एक्ट 2009 कर चुके। अब दूसरा पार्ट अपन करते हैं एनसीएफ 2005 एनसीएफ 2005 इसको अपन देखें तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 ये इसका हिंदी नामकरण हुआ, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 बनाई जा रही थी तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत पाठ्यक्रम निर्माण पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई और 2005 में यशपाल शर्मा समिति के द्वारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क नामक दस्तावेज तैयार किया गया। तो मैं आपको पुनः आरटी एक्ट में जहां मैंने एक समय खंड समझाया था सूचनाओं का कि किस प्रकार से आरटी एक्ट का निर्माण किया गया, उसी संदर्भ में मैं 1986 से आपको जोड़ता हूं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPE 86 में पाठ्यक्रम निर्माण पर चर्चा हुई। पाठ्यक्रम निर्माण पर चर्चा हुई और ये कहा गया कि हमारा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की पृष्ठभूमि वाला होना चाहिए। राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की पृष्ठभूमि राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की पृष्ठभूमि वाला होना चाहिए। ये बात पाठ्यक्रम के संदर्भ में कही जाती है NPE 86 में। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति की देखरेख हेतु POA 1992 प्रोग्राम ऑफ एक्शन 92 इसको हिंदी में आप कह सकते हो कार्य योजना
कार्य योजना 1992। POA 96 के अंतर्गत इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कमियां रह गई थी, उन कमियों को दूर करने का प्रयास 1992 के प्रोग्राम ऑफ एक्शन में किया गया तथा इस प्रोग्राम ऑफ एक्शन या 1992 POA की जो निर्माण किया गया था, देखरेख की गई थी, वो आचार्य राममूर्ति समिति के द्वारा की गई थी, जो कि 1990 में बनाई गई थी। उसके बाद कार्य योजना 1992 को रिवाइज्ड एजुकेशन पॉलिसी 1992 भी कहा जाता है। रिवाइज्ड एजुकेशन पॉलिसी 1992 भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। अब 1992 POA के अंतर्गत पाठ्यक्रम के संदर्भ में कहा गया, ये कह सकते हैं कि 3 मुख्य शब्दावलियों का उपयोग किया गया। 3 मुख्य शब्दावली उपयुक्त की गई और उसमें जो पहली शब्दावली काम में ली गई कि हमारा पाठ्यक्रम प्रासंगिक रेलेवेंट होना चाहिए, उसमें रेलेवेंसी होनी चाहिए, वो किसी न किसी चीज से जुड़ाव रखने वाला होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए। दूसरा जो शब्द काम में लिया गया, पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए। पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए? लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। और जो तीसरी मुख्य शब्दावली का उपयोग किया गया, वो किया गया कि पाठ्यक्रम में गुणवत्ता का समावेश होना चाहिए, गुणवत्ता का समावेश होना चाहिए, पाठ्यक्रम में गुणवत्ता का समावेश होना चाहिए। जी, गुणवत्ता, क्वालिटी होनी चाहिए। इन 3 शब्दावलियों का उपयोग 1992 के प्रोग्राम ऑफ एक्शन के अंतर्गत पाठ्यक्रम के संदर्भ में विशेष वर्णन किया गया। उसके बाद POA की समीक्षा हेतु, POA की समीक्षा हेतु अगस्त 1993 में प्रोफेसर यशपाल शर्मा समिति का गठन किया गया। इस यशपाल शर्मा समिति में जो सदस्य संख्या है, उस सदस्य संख्या की अगर मैं बात करूं तो यशपाल शर्मा समिति में सदस्यों की संख्या 38 थी। यशपाल शर्मा समिति POA का 8 वर्षों तक अध्ययन करता है और वर्ष 2000 में एक प्रोग्राम देता है जिसका नाम है NCFSE 2000 नामक प्रोग्राम देता है। कौन देता है? यशपाल शर्मा समिति। किसकी अनुशंसा पर देता है, किसकी देखरेख के लिए देता है? ये देता है आपका प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 की समीक्षा करने के लिए समिति बनी यशपाल शर्मा समिति। यशपाल शर्मा समिति 8 वर्षों तक अध्ययन करती है और एक विशेष अनुशंसा करती है कि हमें
भारतीय बालक के बस्ते का वजन, ध्यान दें, भारतीय बालक के बस्ते का वजन कम करना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात क्या निकल के आई कि बालक के किसका वजन, बस्ते का वजन कम करना चाहिए, अर्थात बिना बोझ या तनाव की शिक्षा, बिना बोझ या तनाव की शिक्षा, लर्निंग विदाउट बर्डन की अनुशंसा की गई यशपाल शर्मा समिति में। NCF-SE 2000 में बस्ते का वजन कम करना चाहिए, इसकी सिफारिश की जाती है। विशेष देखें, बस्ते का वजन कम करना चाहिए, या इसे क्या कहा गया, बिना बोझ बिना तनाव की शिक्षा देनी चाहिए, और अंग्रेजी में क्या कह दिया, लर्निंग विदाउट बर्डन एजुकेशन की सिफारिश की गई। किसके अंतर्गत, यशपाल शर्मा समिति के अंतर्गत इस बात की अनुशंसा रखी गई कि हमें बच्चे का जो पाठ्यक्रम है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत पाठ्यक्रम का जो विस्तार है बहुत ज़्यादा दे दिया गया था, जिससे बच्चे की मानसिक, शारीरिक और उसके संवेगात्मक विकास पर सीधा प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ रहा था। इस प्रभाव को रोकने के लिए ये कहा गया कि हमें बच्चे के पाठ्यक्रम को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। और यहां से शुरुआत होती है एक दस्तावेज निर्माण की, कि पाठ्यक्रम में उन चीजों को रखा जाए जो बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए, संपूर्ण पृष्ठपोषण के लिए सहयोगी हो, ना कि बच्चे को बोझिल शिक्षा प्रदान करे। और इस आधार पर शुरुआत होती है। अब आगे देखिए, NCF-SE 2000 की समीक्षा बैठक की 14 से 19 जुलाई 2004 को NCERT, ये 1961 में बना था। NCERT पूरा नाम बोल रहा हूं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, काउंसिल परिषद, नई दिल्ली। NCERT कार्यालय में 14 से 19 जुलाई 2004 को समीक्षा बैठक आयोजित होती है, और इस समीक्षा बैठक में निम्न सदस्य भाग लेते हैं। वो सदस्य देखिए, क्योंकि एनसीएफ दस्तावेज बनाने का संपूर्ण दायित्व किसका था, यशपाल शर्मा समिति का। तो यशपाल शर्मा समिति को सबसे पहले लाते हैं। सबसे पहले नंबर पे आएगी यशपाल शर्मा समिति। यशपाल शर्मा समिति सदस्य कितने हैं भाई, 38। नंबर 2 पे देखिए NCERT के 5 क्षेत्रीय कार्यालयों
पांचों क्षेत्रीय कार्यालयों के सचिव या अध्यक्ष। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, पिछले जो आरटी वाले टॉपिक को आप देखोगे ध्यान से तो उसको मैंने पांचों बताए थे, जिसमें पांचों क्षेत्रीय कार्यालय ए फॉर अजमेर, एम फॉर मैसूर, बी फॉर भोपाल, बी फॉर भुवनेश्वर और एस फॉर शिलोंग। ये 1995 में बना था, क्योंकि पूर्वोत्तर राज्यों की निर्माण भी लेट हुआ है, तो 1995 में पांचवा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक शब्द मिल जाएगा AMBBS। इससे आप ए फॉर अजमेर याद करें, एम फॉर मैसूर, बी फॉर भोपाल, बी फॉर भुवनेश्वर, एस फॉर शिलोंग, ये याद करें। अजमेर उत्तर पश्चिमी भारत का प्रतिनिधित्व करता है, मैसूर दक्षिणी भारत का, भोपाल और मध्य भारत का, भुवनेश्वर दक्षिणी पूर्वी भारत का, और पूर्वोत्तर भारत का जो प्रतिनिधित्व करता है वो करता है शिलोंग। तो सबसे पहला तो क्या होगा भाई, यशपाल शर्मा समिति। दूसरा हो गया एनसीईआरटी के पांचों क्षेत्रीय कार्यालय के अध्यक्ष या सचिव। 3 नंबर पर जो लिए गए वो थे आपके, जो तीसरा सेगमेंट है वो है सभी राज्यों के बोर्ड परीक्षा प्रमुख। क्यों? क्योंकि पाठ्यक्रम में सुधार करना है, और पाठ्यक्रम का मूल्यांकन या उसका आकलन किस प्रकार से किया जाए, तो मूल्यांकन व आकलन के बारे में सबसे ज्यादा सटीक मतलब वस्तुनिष्ठ जानकारी कौन दे सकता है? उस राज्य के बोर्ड का मुख्य सचिव या बोर्ड प्रभारी जो भी है उसके बारे में सलाह दे सकता है। तो सभी राज्यों के बोर्ड परीक्षा प्रमुख को बुलाया गया। उसके बाद में 4 नंबर पर था सभी राज्यों के SI सभी राज्यों के SIERT। अब राजस्थान में इसका नाम SCERT, क्योंकि राजस्थान के संदर्भ में तो RSCERT, ध्यान दें इसका नाम बदल गया है। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये तो पहले नाम था। 14 अगस्त 2018 से पहले इसका नाम SIERT, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। 2018 के बाद इसे एक स्वायत्तशासी संस्था, किसके रूप में? स्वायत्तशासी संस्था के रूप में नॉमिनेट कर दिया गया है। राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये नाम रख दिया गया है SIERT का। नंबर 5 है 21 फोकस बिंदु
समूहों के सदस्य। ये आपका जो मैंने इंपॉर्टेंट पार्ट लिखा है, इसको अगर आप देखेंगे ये क्या है, इस पर ध्यान दें आप। जब नेशनल लेवल पर करिकुलम पाठ्यक्रम निर्माण की चर्चा चल रही थी, तो भारत के प्रमुख शिक्षाविदों के सामने ये सबसे बड़ी समस्या निकल के आई कि भारत एक सांस्कृतिक, भौगोलिक, भाई संस्कृति के हिसाब से, भूगोल के हिसाब से, आर्थिक दृष्टिकोण से, रोजगार के दृष्टिकोण से अलग अलग विभिन्नताओं का देश है। तो एक समान पाठ्यक्रम पूरे भारत की पृष्ठभूमि पर सही तरीके से लागू नहीं किया जा सकता। तो एनसीईआरटी के नेतृत्व में 21 फोकस बिंदु समूह बनाए गए, जो कि प्रत्येक राज्य की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। जैसे अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में महाराणा प्रताप जो हमारा लोकल हीरो, स्थानीय हीरो माना जाता है, जो हम इसको लोकल हीरो की संज्ञा देते हैं, तो हम हमारे पाठ्यक्रम में महाराणा प्रताप को शामिल करने की बात करते हैं। जबकि दक्षिण भारतीय राज्य है, टीपू सुल्तान के बारे में वो कहते हैं कि टीपू सुल्तान को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। अलग अलग राज्यों की अलग अलग अपने में विचारधाराएं हैं, मुझे उस विचारधारा से मतलब नहीं है। मैं तो मेरा टॉपिक क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं कि अलग अलग राज्यों की अलग अलग संस्कृति के कारण अलग अलग पाठ्यक्रम के बिंदुओं को शामिल किया जाए। इस आधार पर 21 फोकस बिंदु बनाए गए और उन 21 फोकस बिंदुओं को क्रमशः राज्यों के पास रखा गया, राज्यों की स्क्रीनिंग कमेटी के सामने रखा गया कि राज्य उस बिंदुओं के हिसाब से अपने पाठ्यक्रम पर टिक करते जाएं कि कौन कौन से किस किस प्रकार का उस राज्य के अनुसार उनको पाठ्यक्रम चाहिए। इस आधार को मानकर 21 फोकस बिंदु समूह के सदस्यों को रखा गया। 21 फोकस बिंदु समूह के सदस्य, इनको भी शामिल किया गया। उसके बाद नंबर 6 पर प्रमुख भारतीय शिक्षाविदों को, प्रमुख भारतीय शिक्षाविद शामिल किए गए, शिक्षाविद शामिल किए गए। और लास्ट में बच्चे का प्रतिनिधित्व करने के लिए जो लास्ट जो जोड़ा गया, वो जोड़ा गया भारतीय माता पिता, भारतीय माता पिता, ये रखे गए भारतीय माता पिता। तो ये 7 सदस्य भाग लेते हैं। एक सदस्य है आपका, आप बात करें तो कौन, यशपाल शर्मा। नंबर 2 है एनसीईआरटी के 5 क्षेत्रीय कार्यालयों के अध्यक्ष। 5 क्षेत्रीय कार्यालय आपको बता दिए, ए फॉर अजमेर, एम फॉर मैसूर, बी फॉर भोपाल, वी फॉर भुवनेश्वर, एस फॉर शिलोंग। किस किस राज्यों को ये प्रतिनिधि करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं वो। 3 नंबर पे आता है आपका सभी राज्यों के बोर्ड परीक्षा प्रमुख, अलग अलग राज्यों के जितने बोर्ड परीक्षा प्रमुख उनको शामिल किया गया। फिर आता है सभी राज्यों के SIERT प्रमुख, मतलब प्रत्येक राज्य में शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण परिषदों या प्रशिक्षण संस्थाओं का निर्माण किया जाता है, जो कि डाइट के माध्यम से टीचर्स को प्रशिक्षण देने का काम करती है। तो इनको शामिल किया गया। 5 नंबर पे आता है 21 फोकस बिंदु समूह के सदस्य, भारतीय शिक्षाविद और विद्वान, साथ ही साथ साथ में भारतीय माता पिता, इनको रखा गया। उसके साथ अगर बात करें अब इन सभी सदस्यों की आम सहमति पर, इन सभी सदस्यों की आम सहमति पर, आम सलाह पर इन सभी सदस्यों की आम सलाह पर एक सहमति बनी, इनकी आम सलाह पर एक दस्तावेज तैयार किया गया, दस्तावेज तैयार किया गया जिसका नाम रखा गया NCF 2005।
NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। अब बात करते हैं, दो महत्वपूर्ण शब्द आपके दिमाग में चल रहे होंगे। एक शब्द तो आपके दिमाग में चल रहा है कि सर पाठ्यक्रम क्या होता है और एक पाठ्यचर्या क्या है। तो विशेष रूप से अभी क्लियर कर लो इस चीज को कि पाठ्यक्रम का मीनिंग क्या है और पाठ्यचर्या का मीनिंग क्या है। पाठ्यचर्या का मीनिंग क्या है? पाठ्यक्रम में केवल शैक्षिक पक्ष होता है, केवल शैक्षिक पक्ष होता है, और पाठ्यचर्या में शैक्षिक पक्ष के साथ साथ सह शैक्षिक को करिकुलम सह शैक्षिक पक्ष भी शामिल किया जाता है। इसमें ज्ञानात्मक पक्ष शामिल है, ज्ञानात्मक पक्ष शामिल है, जबकि इसमें ज्ञानात्मक के साथ साथ कौन सा? क्रियात्मक पक्ष व भावात्मक पक्ष को भी शामिल किया जाता है। कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक पक्ष, अफेक्टिव और इफेक्टिव, तीनों पक्ष जो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं उनको शामिल रखा जाता है पाठ्यचर्या। तो ये मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है कि इसके अंदर ज्ञानात्मक और केवल शैक्षिक पक्ष। पाठ्यचर्या में याद रखें, पाठ्यचर्या एक विस्तृत दायरा है, विस्तृत दायरा है, बड़े स्तर पर है, और पाठ्यक्रम का दायरा संकीर्णता में होता है। तो इसके लिए तो आप सिलेबस जो शब्द काम में लेते हैं वो आएगा, और इसके लिए जो आप पढ़ रहे हैं करिकुलम शब्द काम में आएगा, करिकुलम शब्द काम में आएगा। तो आम सलाह पर एक दस्तावेज तैयार किया गया जिसका नाम है NCF 2005। अब दस्तावेज तैयार हो गया, दो शब्द आ गए यहां पर, एक शब्द आ गया पाठ्यक्रम और दूसरा शब्द आ गया पाठ्यचर्या। पाठ्यक्रम में केवल शैक्षिक पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष। पाठ्यचर्या में शैक्षिक पक्ष के साथ साथ सह शैक्षिक पक्ष, उसके साथ साथ ज्ञानात्मक में क्रियात्मक जुड़ जाएगा और उसके साथ साथ आपका भावात्मक पक्ष भी शामिल किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पाठ्यचर्या एक विस्तृतता को, विस्तृत मतलब एक वृद्ध संप्रदाय है, और पाठ्यक्रम एक संकीर्ण संप्रदाय है जिसके अंदर केवल ज्ञानात्मक पक्ष रखा जाता है। जी, अब बात करते हैं NCF 2005 दस्तावेज का प्रारंभन। दस्तावेज का प्रारंभन रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध दोस्तों ध्यान से समझना, यहां से प्रत्येक लाइन में यहां पर एक सवाल निकलेगा, और जब आप वीडियो को अंत तक देखेंगे, लगभग 1-1.5 घंटे के आसपास का ये वीडियो होगा। आप किसी भी विषय वस्तु, किसी भी बुक को पढ़ना, सारी बुक्स का मैंने संकलन डाल दिया है, जहां तक मेरे मतलब क्या बोलते हैं, मैंने जहां तक मैं कोशिश कर सकता था। और क्योंकि मेरी कोविड-19 में ड्यूटी लगी हुई है तो उसके लिए थोड़ा वीडियो लेट हो गया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी तो नहीं हूं, क्योंकि मेरे द्वारा की गई गलती नहीं है। फिर भी आपका वेट था, बिल्कुल आपकी आशा भी थी कि हाँ वीडियो जल्दी आए, लेकिन मैं उसमें कुछ कर नहीं पा रहा था। जी, सबसे खास बात है
एनसीएफ दस्तावेज रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति, सभ्यता और प्रगति, ये इंपॉर्टेंट आ गया। ये पहला सवाल निकलेगा कि एनसीएफ दस्तावेज का प्रारंभन सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुआ है, नामक निबंध से हुआ है। सभ्यता और प्रगति में एक उद्धरण, जिसको आप कोटेशन बोलते हो, उद्धरण है, वहां से एनसीएफ की शुरुआत मानी जाती है। मैं उस उद्धरण को लिख रहा हूं। सृजनात्मकता, सृजनात्मकता और उदार आनंद, सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की कुंजी है, किंतु नासमझ वयस्क संसार में इसकी विकृति का खतरा है। दोस्तों ध्यान दो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। रविंद्रनाथ टैगोर का निबंध है सभ्यता और प्रगति। इस निबंध में कोटेशन लिखा गया है, कोट लिखा गया है, और उस कोट को मैंने यहां लिखा है। कोट क्या है? सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, और उदार आनंद बचपन की क्या है? पूंजी है, किंतु नासमझ वयस्क संसार में इसकी विकृति का खतरा है। ये एक लाइन है, और ये लाइन रखी गई है कहां पर? रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति में, और वहां से इस उद्धरण को लेकर एनसीएफ दस्तावेज का सबसे पहले पेज पर रखा गया है। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति के इस उद्धरण, और ये आपका ये जो उद्धरण ये है, इस उद्धरण से क्या लिया गया है? शुरुआत की गई है रविंद्रनाथ टैगोर के। ओके, अब अगर बात करें कि एनसीएफ दस्तावेज भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत स्वीकृत 22 भाषाओं में, ध्यान दें, 8वीं अनुसूची के अंतर्गत स्वीकृत अनुमोदित 22 भाषाओं में अनुवादित हो चुका है, अनुवादित है। इसके साथ साथ इसे 17 राज्यों में, 17 राज्यों में लागू किया जा चुका है। विशेष फैक्ट्स के क्वेश्चन देखो आप। ये तो हो गया सभ्यता और प्रगति निबंध, ये हो गया उद्धरण, कोटेशन, ये हो गया एनसीएफ दस्तावेज 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है। साथ साथ इसे 17 राज्यों में लागू किया जा चुका है। एनसीएफ दस्तावेज को लागू करने के लिए
एक कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया। इस कार्यकारिणी समिति में सदस्यों की संख्या 35 है। ध्यान दें, यशपाल शर्मा समिति में सदस्यों की संख्या 38 है, लेकिन एनसीएफ 2005 की कार्यकारिणी समिति में सदस्यों की संख्या 35 है। इस समिति का कार्यकारी अध्यक्ष प्रोफेसर कृष्ण कुमार थे। प्रोफेसर कृष्ण कुमार थे। 35 सदस्यों में कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका किसने निभाई? प्रोफेसर कृष्ण कुमार ने। राजस्थान की तरफ से एनसीएफ के प्रतिनिधि मंडल के रूप में, प्रतिनिधि सदस्य के रूप में मिस्टर रोहित धनखड़ ने भाग लिया। प्रोफेसर एम ए खादर यशपाल शर्मा समिति में सदस्य सचिव थे। कृष्ण कुमार एनसीएफ दस्तावेज को लागू करने वाली कार्यकारी समिति के अध्यक्ष थे और राजस्थान की तरफ से मिस्टर रोहित धनखड़ ने भाग लिया। इस कार्यकारिणी समिति ने एनसीएफ दस्तावेज को आत्मबोध शब्द के रूप में परिभाषित किया। ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द कहा है मैंने कि एनसीएफ दस्तावेज को कार्यकारिणी समिति किस शब्द से जानना चाहती है? आत्मबोध के रूप में जानना चाहती है कि बच्चा अपने सेल्फ कॉन्शियस को जगाए। पाठ्यक्रम ऐसा हो जिससे कि बच्चे में आत्म जागरूकता आए, आत्मबोध के रूप में। अब तक एनसीएफ 2005 वर्तमान शिक्षा नीति का नवीनतम दस्तावेज माना गया है। इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट। देखिए, कार्यकारिणी सदस्यों की संख्या 35, यशपाल शर्मा समिति में सदस्यों की संख्या 38, कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष कृष्ण कुमार, यशपाल शर्मा समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल शर्मा। इसने क्या कहा? बिना बोझ की शिक्षा। और इसने क्या कहा? पाठ्यक्रम को आत्मबोध के रूप में लिया। एम ए खादर इस 38 सदस्य समिति में सदस्य सचिव की भूमिका में। एनसीएफ दस्तावेज वर्तमान शिक्षा नीति का सबसे नवीनतम दस्तावेज माना गया है। एनसीएफ के संदर्भ में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है, जिसका मूल उद्देश्य अगर कहें, मुख्य उद्देश्य की बात करें, तो उसका उद्देश्य ध्यान से देखना दोस्तों, सपनों के भारत को
सपनों के भारत को धरातल पर उतारना। सपनों के भारत को धरातल पर उतारना। देखिए दोस्तों, ये जो जितने भी वीडियो हैं मैं आपको बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करवा रहा हूँ। न तो इसमें मेरा कोई आर्थिक लाभ का उद्देश्य है और न ही मेरा कोई व्यावसायिक उद्देश्य है। अगर मेरे किसी भी प्रकार के वीडियो किसी दूसरे चैनल पर या किसी भी ऐप पर व्यावसायिक रूप से बेचे जा रहे हैं या दिए जा रहे हैं, तो आपको वो वीडियो वहां से खरीदने की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर कोई भी मेरा वीडियो दूसरे ऐप पर कहीं से भी संचालित आपको मिलेंगे, मेरे वीडियो अलग अलग ऐप्स पर, तो ये मैं निःशुल्क उपलब्ध करवा रहा हूं। आपको ये वीडियो दूसरे ऐप से खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सभी का सम्मान करता हूं और इस सम्मान के साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और जो वीडियो को चला रहे उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं वहां का पार्ट नहीं हूं अब, तो मुझे वहां से न जोड़ा जाए। और कम से कम बच्चों के हित को देखते हुए जब मैं इन वीडियोज को निःशुल्क दे रहा हूं, तो जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जो भी इस वीडियो को देखें, उन सबसे एक विनम्र निवेदन है कि क्योंकि ये वीडियो निःशुल्क है तो इनका कहीं पर व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए। ये निःशुल्क शिक्षा के तहत मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र के उस दूर की पंक्ति के छात्र तक इस वीडियो को पहुँचाया जाए। मेरा सिर्फ उद्देश्य आपको इन टॉपिक्स को क्लियर करना है, आप तक पहुँचाना है, व्यवसायीकरण करना नहीं है। तो जितने भी व्यूअर्स हैं जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, तो उनसे एक निवेदन है कि आप विशेषतः इस बात को जानकारी में लाएं कि ये जो भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं वो सर के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, और अधिक से अधिक आप बच्चों को इस बारे में बताएं ताकि इसका लाभ सभी बच्चों को प्राप्त हो सके, हर बच्चा इससे। दूसरी बात, मैं सबसे खास बात आपको, आजकल YouTube पर मोटिवेशन के नाम पर हर रोज वीडियो आते हैं, उसमें मोटिवेशन कम होता है और आपका समय बहुत ज़्यादा खराब होता है। मेरा शिक्षण और सिर्फ शिक्षण का उद्देश्य रहता है, मैं आज ये बात बताता नहीं, लेकिन मैं जब YouTube को देखता हूँ तो हर दिन किसी न किसी का एक मोटिवेशन लेक्चर आ जाता है। इससे आप भ्रमित हो रहे हैं। मोटिवेशन का सीधा सा अर्थ है अपने आप पर फोकस करो, अपनी क्षमताओं को पहचानो और जो आपको बेस्ट कंटेंट दिखाई दे YouTube पर उसको पढ़ें। हर वीडियो को देखने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं आपकी इन उम्मीदों पर खरा उतर रहा हूं तो मेरे वीडियो को देखें, और आपको रति भर भी इस बात पर शक है कि सर का कंटेंट कहीं संदेहास्पद है या सर के कंटेंट के अंदर क्वालिटी नहीं है, तो आप सबसे पहले मुझे अनसब्सक्राइब करें, मुझे अपने चैनल लिस्ट में से हटा दें। ये मेरी आपसे हार्दिक निवेदन है कि आप सबसे पहले मुझे ब्लॉक करें। और अगर आपको लगता है कि सर इस पर खरा उतरते हैं या सर का जो कंटेंट दिया जा रहा है वो कुछ हद तक हमारे लिए उपयोगी है, तो आप किसी दूसरे बच्चे को भी बताएं। अब वो सब्सक्राइब करें, बार बार मेरे से ये निवेदन नहीं किया जाता है कि सब्सक्राइब करें। देखिए उपयोगी है, मुझे पता है कि ये उपयोगी है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा अपने साथियों को भी बताएं। और ये लगभग आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनको सबको कवर करेगा। और ये पार्ट, जब ये फर्स्ट पार्ट पूरा हो जाएगा तो सेकंड पार्ट के अंदर आपको 60 क्वेश्चंस की एक सीरीज मिलेगी, जिसके अंदर अधिकतम एग्जाम्स के क्वेश्चंस को मैंने शामिल किया है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। सपनों के भारत को धरातल पर उतारना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके साथ साथ एनसीएफ 2005 के 5 मुख्य उद्देश्यों को रखा गया। सबसे पहला, ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना। ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना। एक, परीक्षा को रटंत प्रणाली से मुक्त करना।
परीक्षा को रटंत प्रणाली से मुक्त करना। जो भी बच्चा 3 नंबर देखिए, फिर वापस आते हैं एक एक पर समझाते समय। कक्षागत क्रियाओं को, मतलब कक्षा में होने वाली क्रियाओं को, कक्षागत क्रियाओं को बाहरी वातावरण से जोड़ना, बाहरी वातावरण से जोड़ना। पाठ्यक्रम शिक्षक केंद्रित व पाठ्य पुस्तक केंद्रित न होकर, पाठ्य पुस्तक केंद्रित न होकर बाल केंद्रित हो, बाल केंद्रित हो। ऐसी आदर्श राष्ट्रीय विचारधारा को पोषित किया जाए, जिससे राष्ट्रीय चरित्रवान युवक का निर्माण किया जा सके। कक्षा के अंदर जो बच्चे को जो भी कोई ज्ञान दिया जाए, उस ज्ञान को बच्चे के बाहरी जीवन से, उसके समस्त जीवन से जोड़ा जाए, ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके, संपूर्ण विकास हो सके। परीक्षा केवल रटंत प्रणाली के आधार पर न हो, बच्चे को रटंत प्रणाली से क्या किया जाए, मुक्त किया जाए। कक्षा के अंदर होने वाली जितनी भी कक्षागत गतिविधियां हैं, कक्षा में जितने भी आयोजन किए जा रहे हैं, चाहे ज्ञानात्मक पक्ष को, ज्ञानात्मक पक्ष को, क्रियात्मक पक्ष को या भावात्मक पक्ष को लेकर अगर कोई भी ये पार्ट किया जा रहा है, तो उसके अंतर्गत उन कक्षागत क्रियाओं को बाहरी वातावरण से जोड़ा जाए, ताकि बच्चे में अनुकूलन स्थापन की योग्यताओं का क्या हो सके, विकास हो सके। पाठ्यक्रम को न तो शिक्षक के आधार पर बनाया जाना चाहिए, न ही पाठ्यक्रम को पाठ्य पुस्तक केंद्रित करना चाहिए कि पाठ्य पुस्तक तक ही सीमित न होना चाहिए। पाठ्यचर्या बाल केंद्रित होनी चाहिए और ऐसी आदर्श राष्ट्रीय विचारधाराओं को, संप्रदायों को पोषित किया जाए, जिससे कि हम एक राष्ट्रीय स्तर पर आदर्श चरित्रवान युवक का निर्माण कर सकें। ये हो गए आपके एनसीएफ दस्तावेज 2005 के महत्वपूर्ण सिद्धांत मान लें, महत्वपूर्ण बिंदु मान लें, जिनके बारे में कहा गया। एक बार मैं आपको इन सारे टॉपिक्स को पुनः रिवाइज कर रहा हूं, आप देखिए एक बार क्या क्या मैंने कहा है। शुरुआत से मैं ले रहा हूं। एनसीएफ 2005, ये एनसीएफ 2005 पूरा नाम है इसका, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम बनाने के संदर्भ में सबसे पहले एनपीई 1986 में ये कहा गया कि हमें पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए, और ये कहा गया कि हमारा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ऐसा हो जिससे राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की पृष्ठभूमि वाला हो, जिससे कि राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय चरित्रवान युवक का निर्माण किया जा सके। एनपीई 86 के अंतर्गत पीओए 92 को लागू किया गया, जिसके अंतर्गत प्रोग्राम ऑफ एक्शन, और इस कार्य योजना के अंतर्गत पाठ्यक्रम के संदर्भ में तीन महत्वपूर्ण बिंदु शामिल किए गए। एक शब्दावली आई प्रासंगिकता, दूसरा लचीलापन, तीसरा था गुणवत्ता। प्रोग्राम ऑफ एक्शन की समीक्षा बैठक आयोजित होती है, समीक्षा की जाती है अगस्त 1993 में यशपाल शर्मा समिति के द्वारा। यशपाल शर्मा समिति के अंदर सदस्यों की संख्या कितनी है? 38। यशपाल शर्मा समिति 8 वर्षों तक अध्ययन करती है और वर्ष 2000 में एनसीएफ 2000 नामक प्रोग्राम देती है। एनसीएफएसई
2000 नामक प्रोग्राम देती है। ये इसमें कहा गया कि हमें बच्चे को बिना बोझ की शिक्षा या बस्ते का वजन क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए, लर्निंग विदाउट बर्डन देना चाहिए। तीसरी अवस्था में अब देखिए एनसीएफएससी 2000 की समीक्षा बैठक कब होती है, 14 से 19 जुलाई 2004 को होती है। एनसीईआरटी का निर्माण 1961 के अंदर नई दिल्ली में किया गया था। इसमें निम्न सदस्य भाग लेते हैं। यशपाल शर्मा समिति, इसके सदस्य संख्या कितनी है, 38। एनसीईआरटी के 5 क्षेत्रीय कार्यालयों के सचिव, ये 5 क्षेत्रीय कार्यालयों के आपके पास सामने सचिव हैं। उसके बाद में सभी राज्यों के बोर्ड परीक्षा प्रमुख, सभी राज्यों के एसआईआरटी प्रमुख, सभी राज्यों के 21 फोकस बिंदु समूह के सदस्य। उसके बाद में भारतीय शिक्षाविद और भारतीय माता पिता, इन सब की आम सलाह पर एक दस्तावेज तैयार किया जाता है जिसका दोस्तों नाम है एनसीएफ 2005। आगे चलते हैं। एनसीएफ 2005 नामक दस्तावेज की आम सलाह पर एक दस्तावेज तैयार हुआ जिसका नाम है एनसीएफ 2005। अब ये दोनों शब्दों को मैं अलग अलग कर रहा हूँ। पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या क्या होती है? पाठ्यक्रम का मतलब होता है केवल शैक्षिक पक्ष, केवल ज्ञानात्मक पक्ष, और पाठ्यचर्या का मतलब है शैक्षिक पक्ष के साथ साथ कौन सा पक्ष? शैक्षिक पक्ष। इसमें ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक पक्ष आ जाएगा। अगर एक शॉर्ट रूप में अंतर करना चाहें तो इसमें संकीर्णता होती है पाठ्यक्रम के अंतर्गत, पाठ्यक्रम का अंग्रेजी में सिलेबस है, और विस्तृत दायरा की अगर बात करें तो ये आपका आ जाएगा, किसके अंतर्गत आएगा? विस्तृत दायरे के अंदर आ जाएगा करिकुलम। उसके बाद अगर बात करें एनसीएफ 2005 नामक दस्तावेज का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति के निबंध के इस उद्धरण से सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की कुंजी है, किंतु नासमझ वयस्क संसार में इसके विकृति का क्या है? खतरा है। ये एक कोटेशन है, इस कोटेशन के अंतर्गत ये लिखा गया है, और ये एक लाइनें हैं दो। इन लाइनों को एनसीएफ दस्तावेज 2005 के सबसे पहले पेज पर रखा गया है। तो ध्यान दें, एनसीएफ दस्तावेज का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति के निम्न उद्धरण, और ये निम्न उद्धरण आपके सामने है। एनसीएफ दस्तावेज सबसे नवीनतम दस्तावेज है। उसके साथ साथ ये 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं में अनुवादित है तथा 17 राज्यों में इसका अनुवाद इसको लागू किया जा चुका है। उसके साथ साथ अगर बात करें, एनसीएफ दस्तावेज को लागू करने के लिए कार्यकारी समिति बनाई गई थी जिसके अंदर सदस्य संख्या 35 थी। यशपाल शर्मा समिति के अंदर सदस्य संख्या कितनी है? 38 है। बिना बोझ की शिक्षा यशपाल शर्मा समिति कहते हैं, जबकि कार्यकारिणी सदस्यों के द्वारा क्या कहा गया? एनसीएफ दस्तावेज से आत्मबोध को बढ़ाया जा सकता है। आत्मबोध शब्द के रूप में इसको परिभाषित किया गया। प्रोफेसर कृष्ण कुमार क्या थे? कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे, अध्यक्ष थे, और राजस्थान की तरफ से रोहित धनखड़ ने क्या किया था? इसका प्रतिनिधित्व किया था। एम ए खादर यशपाल शर्मा समिति के सदस्य सचिव थे। एनसीएफ दस्तावेज वर्तमान शिक्षा नीति का नवीनतम दस्तावेज माना जाता है। उसके साथ साथ मुख्य उद्देश्य के रूप में सपनों के भारत को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, इसको ध्यान रखना, सपनों के भारत को धरातल पर उतारना, कि हमने जैसा हमारे सपने के अंदर एक विकसित भारत का सपना पाल रखा है, उस विकसित भारत के सपने को हम धरातल पर लाएं और हमारे पाठ्यचर्या किस प्रकार से एक ऐसी सुदृढ़, एक विकसित पाठ्यचर्या को हम लागू करें जिससे कि आगे आने वाला भारत बहुत ही अच्छे विकसित राष्ट्र के रूप में क्या हो सके? संपन्न। और विकसित राष्ट्र के रूप में संपन्न करना है तो हमारे पाठ्यचर्या यानी कि पाठ्यक्रम का स्तर क्या होना चाहिए? बहुत विकसित होना चाहिए, सुदृढ़, की समग्र आकार के अंदर होना चाहिए। इसके 5 मुख्य सिद्धांतों को शामिल किया गया, लक्ष्यों को शामिल किया गया। ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, जो भी ज्ञान आप दे रहे हैं उसको बाहरी जीवन से जोड़ो। परीक्षा को रटन प्रणाली से मुक्त करना, कक्षागत क्रियाओं को वातावरण से जोड़ना, शिक्षक या पाठ्यपुस्तक केंद्रित न होकर पाठ्यक्रम बाल केंद्रित हो, और ऐसी आदर्श राष्ट्रीय शैक्षिक विचारधाराओं संप्रदायों का निर्माण करना जो एक राष्ट्रीय स्तर के युवक का निर्माण कर सके। ये हुआ दोस्तों आपके यहां तक का मैंने आपको दिया इंट्रोडक्शन एनसीएफ 2005 का। अब आगे चलते हैं। एनसीएफ 2005 सिद्धांत के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य जीवन विज्ञान के मध्य की दूरी को क्या करना है? कम करना। बहुत लंबा वीडियो बन जाता दोस्तों, इसलिए मैंने ये पीपीपी की सहायता ली है। ज्ञान, एनसीएफ का मुख्य उद्देश्य जीवन व
ज्ञान के मध्य की दूरी को कम करना। इस प्रक्रिया में बच्चों को विद्यालय जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। तो बाहरी जीवन से जोड़ना, ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। एनसीएफ दस्तावेज 2005 प्राथमिक शिक्षा में लागू किया गया था। याद रखें, यहां पर एक सवाल बन गया कि एनसीएफ दस्तावेज 2005 कहां पर लागू किया गया था? कक्षा 1 से 5 तक प्राथमिक शिक्षा में लागू किया गया। वीडियो की जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने आपको थोड़ा सा सुलभ कर दिया यहाँ से कि भाई आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। इस अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थी को रटने की प्रणाली से मुक्त करना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दिया था, जिससे विद्यार्थी का चहुमुखी विकास हो सके। इसके अलावा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? बाल केंद्रित हो, जिससे ऐसी विशेष सामग्री का उपयोग किया जा सके जिससे प्रभावशाली व्यक्तित्व क्या हो, निर्माण हो सके। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एनसीईआरटी के द्वारा किया गया था। इसका संपूर्ण प्राप्त करने प्रोफेसर कृष्ण कुमार शर्मा के नेतृत्व में किया गया। प्रोफेसर कृष्ण कुमार के इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? आत्मज्ञान, अर्थात विद्यार्थियों को अलग अलग अनुभवों का अवसर देकर उन्हें स्वयं के ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए, अपने आप में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के हर विद्यार्थी को अपनी क्षमता और कौशल होते हैं, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का धनी होता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का धनी होता है, तो हर बालक की क्षमता भी अलग होती है और हर बालक के कौशल भी अलग होते हैं। तो हमें हर विद्यार्थी को क्या देना चाहिए? उसे व्यक्त करने का मौका देना चाहिए, ताकि बालक अपनी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार अपने आप को तैयार कर सके। पिछले वीडियो में आपके कुछ 2-3 सुझाव थे, मैं उनको लागू कर रहा हूं कि सर कुछ सेकंड का आप समय दिया करो ताकि हम स्क्रीनशॉट ले लें। तो आसानी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी अगर पोज करके भी लोगे तो आसानी से इसका हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये मैं भी इस फील्ड में नया हूँ, धीरे धीरे मैं भी अपने आप में सुधार करूँगा और आप सुझाव दे सकते हैं। अगले वीडियो में आपको मैं मेरा टेलीग्राम चैनल भी बता दूंगा किस आधार पर। बाकी आप मेरे नंबर आप जानते होंगे, तो कोई भी समस्या है तो आप मेरे नंबर पर सूचित करें। टेलीफोन नंबर पे जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर सूचित करें। मैं आपको लास्ट के अंदर व्हाट्सअप नंबर भी लिख दूंगा, मेरे कौन से व्हाट्सअप नंबर हैं। उसके बाद अगर बात करें अब देखिए, मैं धीरे धीरे आपको बोल के बता रहा हूँ। कुछ हो सकता है कि थोड़ा सा ये जो टाइपिंग है दूसरे तरीके से हो रही है तो आपको हल्का कम दिखाई दे, तो मैनेज करना थोड़ा सा आपको। एनसीएफ 2005 के प्रमुख सुझाव, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की मुख्य विशेषता क्या क्या है? सबसे खास बात देखें आप, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम मातृभाषा हो। पहला सवाल, प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। सवाल होगा आगे चलकर कि कक्षा 1 से 5 तक माध्यम कैसा हो? मातृभाषा के रूप में होना चाहिए। शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर या मूर्त से अमूर्त की ओर अधिकाधिकतम प्रयोग किया जाना चाहिए।
बच्चों को पहले ज्ञात चीज बताई जाए, उसको फिर रिलेट किया जाए अज्ञात से। सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। सूचना को ज्ञान, देखिए सूचना सही भी हो सकती है और सूचना गलत भी हो सकती है। मान लीजिए किसी ने आपको कोई सूचना दी कि ऐसा हो रहा है, तो हो सकता है कि वो गलत भी हो, तो जरूरी थोड़ी है कि सूचना क्या हो, ज्ञान हो। तो हर किसी प्रकार की सूचना को बच्चे के ज्ञान से जोड़ा नहीं जाना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। याद रखें, मोटी किताबें, मोटी किताबें विशाल पाठ्यक्रम, बोझिल किताबें भी कह सकते हो आप इसको, बोझिल किताबें भी कह सकते हैं। मोटी किताबें और विशाल पाठ्यक्रम असफलता का प्रतीक है। यही वजह थी कि यशपाल शर्मा समिति ने इन मोटी किताबों और बोझिल पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए ये कहा था कि हमें हमारे बच्चे के राष्ट्रीय स्तर के पाठ्यक्रम को क्या करना चाहिए, बोझ मुक्त करना चाहिए, हल्का करना चाहिए। मूल्यों का उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित किया जाए। मूल्यों को केवल उपदेश। अब एक सिंपल सी बात है कि अगर मैं आपके अंदर किसी मूल्य का विकास करना चाहता हूं तो उस मूल्य को मैं केवल उपदेश के माध्यम से नहीं दे सकता, मुझे उस मूल्य को स्वयं अपने अंदर अपनाना होगा। और उस अपनाए गए मूल्य को मैं अगर एग्जाम्पल सेट करके आपको बताना चाहूं तो आप ज्यादा जल्दी समझेंगे, न कि मैं ये कहूं कि मैं तो खुद उस मूल्य को न मानूं और आपको सलाह देता रहूं कि भी आपको ऐसा करना चाहिए। तो मूल्य को उपदेश न दिया जाए, उससे संबंधित एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया जाए जिससे बच्चे में उसका विकास किया जा सके, विकास किया जा सके। अभिभावकों को सरल संदेश दिया जाए जिससे बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा रखना गलत है। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है इसके अंतर्गत। अभिभावकों को सरल भाषा में समझाया जाए कि आप अपने सपनों को अपने बच्चों में पूरा ना करें, मतलब अपने सपनों का बोझ अपने बच्चों पर न डालें। अगर आप डॉक्टर नहीं बन पाए तो जरूरी नहीं है कि आपके बच्चे को डॉक्टर बनाए। हो सकता है उसकी योग्यता एक गीतकार बनने की हो, एक अच्छा खिलाड़ी बनने की हो, और आप में एक कसक बाकी रह गई कि यार मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो मेरा बच्चा क्या बने, डॉक्टर बने। तो इस भावना से अभिभावकों को बचना चाहिए। वो अपनी अपेक्षाओं का बोझ अपने बच्चे पर न डालें। विशेषकर इस बात का ध्यान रखा जाए, आज आप राजस्थान के अंदर देखेंगे अगर कोटा को सुसाइडल सिटी का नाम दिया जाता है, उसकी वजह है कि हमारे भारतीय अभिभावक के द्वारा अपने सपनों को अपने बच्चे पर लादा जाता है और वो चाहता है कि मेरे सपनों को कौन पूरा करे, मेरा बच्चा पूरा करे। तो इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि आप नहीं कर पाए तो नहीं, कोई बात नहीं। 3 इडियट का एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, जिसके अंदर वो इंजीनियर बनता है और वो एक्चुअल में बनना क्या चाहता है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता है और उसके मम्मी पापा उसको इंजीनियर बनाना चाहते हैं। तो जो आमिर खान साहब कहते हैं कि जीत तेरी जिंदगी, जो तू बनना चाहता तुझे वो बनना चाहिए, तू सफलता के पीछे मत भाग, तू ऐसा बन कि सफलता तेरे पीछे भागे। और यही मेरा भी कॉन्सेप्ट है। मेरे फादर मुझे भी कुछ अलग बनाना चाहते थे, लेकिन मैं एक शिक्षक बना, मुझे पता है कि मैं इसी में अपने आप को सुकून अच्छा मुझे लगता है। तो अभिभावकों को समझना होगा कि उन्हें अपने बच्चे पर अपनी अपेक्षाओं का बोझ नहीं डालना है। अपने सपने खुद पूरे करो, अपने बच्चों को उनके सपने पूरे करने दो। अरे आजकल भारतीय बच्चा इतना विकसित नहीं है कि वो आपके और अपने दोनों के सपनों को पूरा कर सके। इसलिए बचे
वरना बच्चे पर एक दिन ऐसा तनाव आएगा कि आपके सपनों को पूरा करते करते और अपने सपनों को कभी न कभी दफन कर देगा और एक दिन आपको किसी न किसी कमरे में लटका हुआ मिलेगा। तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखें कि आप अपनों के बारे में सोचें। जो बनना है, आपको शिक्षक बनना है तो आप ही शिक्षक बने, न कि ये सब ध्यान रखना कि मेरे बच्चा होगा, मेरी लड़की होगी, वो लड़की आगे चलकर क्या बनेगी, शिक्षक बनेगी, ये बनेगी, वो बनेगी। इस चीज को छोड़िए, आप अपनी जिंदगी को जिए और जिंदगी को अपने मूल्यों के साथ जिए, अपनी योग्यताओं को उपयोग करें, अपने आप पर विश्वास करें और विश्वास के साथ जीना सीखें और आगे चलकर आप जो बनना चाहते हैं खुद अपने सपने को पूरे करो, अपने सपनों के साथ जीना सीखें। और अगर आप अपने सपनों के साथ जीना सीख जाएंगे तो एक न एक दिन आपके सपने पूरे होंगे भी। इस बात का विशेष ध्यान रखिए आप। तो मेरा विशेष कि आप अभिभावकों को एक सरल संदेश दिया जाए ताकि बच्चों को छोटी उम्र में ही निपुण बनाने की आजकल पता नहीं क्या दौड़ बनी हुई है कि हर बच्चे को तीसरी चौथी क्लास मतलब तीसरे चौथे साल के अंदर ही क्या डालना चाहता है अभिभावक, उसको स्पोर्ट्समैन या ऐसे पता नहीं क्या दौड़ लगी हुई है। 6 साल का बच्चा हो तब उसका मानसिक शारीरिक प्रश्न क्वेश्चन सही होता है। 6 साल की उम्र में ही सरकार बेवकूफ़ नहीं है, सरकार के अंदर शिक्षाविद बेवकूफ़ नहीं है, शिक्षा शास्त्री बेवकूफ़ नहीं है जिन्होंने बच्चों की उम्र 6 साल विकसित की है। आजकल पता नहीं दौड़ हो रही है कि एक ने कहा मेरा बच्चा 4 साल का पढ़ने लग गया था, दूसरे अभिभावक क्या कहते हैं, अरे मेरे वाला तो 3 साल का पढ़ने लग गया था, तुम्हारे वाला क्या है। तो शायद हो सकता है कि आगे आने वाला समय ये भी आएगा कि कभी कोई अभिभावक ये कहेगा कि मेरा तो पेट में चलने लग गया था। दोस्तों इस भावना से बचें, बच्चे को 6 साल की उम्र में स्कूल में भेजें, न कि उसको समय से पहले, क्योंकि उसका मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा और मानसिक विकास अगर अवरुद्ध हुआ तो उसका संवेगात्मक विकास प्रभावित होगा। संवेगात्मक विकास प्रभावित होता तो बालक का नैतिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक सब सारे विकास एक साथ जुड़े होते हैं, क्योंकि विकास का एक नियम होता है कि सभी विकास परस्पर एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। तो संबंधित होते हैं तो आप विशेष ध्यान रखें कि इस संबंधता के नियम को भी ध्यान रखें कि एक अगर विकास प्रभावित हुआ तो सारे विकास प्रभावित होंगे। तो आपको इस बात से बचना है और अपने बच्चे को समय से पहले निपुण बनाने की कोशिश नहीं करनी है। ओके, उसके बाद करें बच्चों को स्कूल से बाहर के जीवन से तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना चाहिए। आजकल पता नहीं दौड़ लगी हुई है परसेंटेज बेस, हर अभिभावक चाहता है 90% क्रॉस करे, ये करे वो करे। दोस्तों उसको इंसान बनाओ, परसेंटेज बेस आधारभूत एक ढांचा मत बनाइए, उसको एक इंसान बनाना सीखे। बच्चे को तनाव रहने दें, वरना कभी ना कभी वही बात है। अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव आता है और अच्छा विद्यार्थी वह है जो अपने तर्कपूर्ण बहस को बढ़ावा दे के द्वारा अपने मौलिक विचार शिक्षा के माध्यम से। गणित की उद्देशिका में एक बात कही गई है कि बच्चों में तर्कपूर्ण बहस को बढ़ावा दिया जाए। ऐसा नहीं कह रहा कि बच्चों से बहस नहीं की जाए, बच्चों से बहस कीजिए, बच्चों से मतलब वार्तालाप कीजिए, उनको एक अच्छी तर्कपूर्ण वार्तालाप के लिए प्रोत्साहित कीजिए, न कि हर किसी बात पर आप उससे तर्क कीजिए। तो बच्चे के अंदर तर्क शक्ति का विकास करने के लिए विशेषकर उसको तर्कपूर्ण बहस के लिए आमंत्रित किया जाए, ताकि बच्चे के मौलिक विचारों की क्या हो, मौलिक विचारों का विकास हो। खेल आनंद बाद सामूहिकता की भावना के लिए है, रिकॉर्ड बनाने के बाद तोड़ने की भावना को बढ़ावा न दें। खेल, आनंद, वाद विवाद, ये सारी चीजें एक भावना को विकसित करने के लिए है, न कि रिकॉर्ड बनाने के लिए। आप बच्चे के अंदर प्रतियोगिता मत ढूंढें, बच्चे को खेल का आनंद लेने दें, वाद विवाद, सामूहिकता, इसका आनंद लेने दे, समूह में उसको खेलने दे। ऐसी भावना विकसित न करें कि आपको रिकॉर्ड बनाना है और उसको तोड़ना है, आप उसको इस भावना के साथ जोड़े ही नहीं। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं के अनुसार पुस्तक चुनने का अवसर दें। विशेष बात, अगर बच्चा पुस्तकालय का उपयोग करता है तो पुस्तकालय को संदर्भित ज्ञान स्रोत कहा जाता है, पुस्तकालय को विद्यालय का हृदय कहा जाता है, पुस्तकालय को विद्यालय का मस्तिष्क भी कहा जाता है, पुस्तकालय को विद्यालय का ऑक्सीजन लेवल भी कहा जाता है, जहाँ से अलग अलग शाखाओं के रूप में, ब्रांचेज के रूप में ज्ञान की नदियाँ बहती हैं। तो पुस्तकालय एक हार्ट की तरह काम करता है, संदर्भित ज्ञान स्रोत है जिसके अंदर किताबें हैं। तो बच्चे, क्योंकि प्रत्येक बच्चे की पढ़ने की रुचि अलग अलग है, पढ़ने की रुचि क्या है, अलग अलग है, और पढ़ने की रुचि अलग अलग है, तो बच्चे के अंदर जो अभिरुचि का विकास है उसको आप होने का मौका दें,
प्रत्येक बच्चे का शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, अभिवृत्ति अलग अलग होती है, तो बच्चे को उसकी अभिवृत्ति के अनुसार ही उसको उसे चुनने का क्या दें, अधिकार दें। उसके साथ अगर बात करें, सांस्कृतिक कार्यक्रम में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा दें। फिर देखिए दोस्तों, आजा यार, कहां जा रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा दें। बच्चों को सौंदर्य के प्रति उसका ज्ञान करवाएं, ताकि बच्चा उसके प्रति क्या हो, अपने आप को जागरूक करे। शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुंचाया जाए, ये सबसे खास बात। जब तक शिक्षकों को अकादमिक स्तर पर संसाधनों की पूर्ति नहीं की जाएगी और नवाचारों से उसको जोड़ा नहीं जाएगा, संसाधनों की पूर्ति का मतलब है, क्योंकि वर्तमान में हमारा जो CCE पैटर्न है, CCE पैटर्न है, वह ABL एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, गतिविधि आधारित शिक्षण या अधिगम पर आधारित है। और अगर बच्चे को उसकी गतिविधि के आधार पर शिक्षण करवाना है, तो स्कूल के अंदर, विद्यालय के अंदर संसाधनों की पूर्ति होनी चाहिए। और संसाधनों की पूर्ति किसको करवाई जाए? शिक्षकों को संसाधन दिए जाएंगे, तभी वह आपको गतिविधि आधारित शिक्षण करवा सकता है। और उसके साथ साथ शिक्षा में नई टेक्निक को भी क्या किया जाए, शामिल किया जाए। शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में मातृभाषा का उपयोग किया जाए। विशेष बात, शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में मातृभाषा का क्या किया जाए, उपयोग किया जाए। सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित किया जाए। साइकोलॉजी में जब आप मोटिवेशन नामक टॉपिक पढ़ेंगे, तो मोटिवेशन टॉपिक में दंड का प्रावधान आएगा और पुरस्कार का प्रावधान आएगा। सजा जहां तक हो अकेले में दी जाए, एग्जाम्पल फिट नहीं करना है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि कक्षा के अंदर बच्चे को सभी के सामने सजा दी जानी चाहिए। इससे तो आप उस बच्चे के मन पर कुठाराघात की भावना विकसित करेंगे और आप बच्चे को हमेशा के लिए खो देंगे। सजा हमेशा एकांत में, अकेले में दी जानी चाहिए। और पुरस्कार हमेशा सामूहिक रूप से दिया जाना, सामने दिया जाना चाहिए, समारोह में दिया जाना चाहिए, ताकि पुरस्कार का जो सही मायनों में मीनिंग निकले कि जिसको पुरस्कार दिया जा रहा है वह तो प्रोत्साहित होगा ही होगा, लेकिन पुरस्कार लेते समय जो सामने जितने भी व्यक्ति बैठे हैं, जितने भी छात्र बैठे हैं, उनके मन में भी भावना आनी चाहिए कि मैं भी ऐसा ही व्यवहार प्रदर्शित करूं जिससे मुझे भी एक दिन ऐसा ही पुरस्कार प्राप्त हो। तो पुरस्कार हमेशा खुले में दिया जाना चाहिए, जबकि दंड हमेशा अकेले में दिया जाना चाहिए, एकांत में दिया जाना चाहिए। तो विशेष बात है, सजा और पुरस्कार की भावना को क्या किया जाए, सीमित किया जाए। समुदाय को मानवीय संसाधनों के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें। कल्पना को मौलिक लेखन व आधिकारिक अवसर प्रदान करें। बच्चे की कल्पना शक्ति को क्रिएटिविटी में बदलने का आधार प्रदान करें। सह शैक्षणिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। सह शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। संपूर्ण समग्र समाज के विकास के लिए वर्तमान में स्कूलों के अंदर, स्कूल्स के अंदर पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, PTM या पेरेंट्स टीचर मीटिंग का आयोजन किया जाता है, ताकि स्थानीय अभिभावकों के अनुभवों का लाभ भी विद्यालय के प्रशासन में लिया जा सके। मानसिक स्तर,
एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण हो, बच्चे की मानसिक योग्यताओं के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर पहला था विद्यालय पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अधिकार दिया जाए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जैसे भी आपको। ओके, उसके बाद अगर बात करें शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं के प्रति आदर व जिम्मेदारी के दृष्टिकोण विकसित करने की कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। बालकों के चहुमुखी विकास पर आधारित पाठ्यचर्या हो, मतलब बाल केंद्रित पाठ्यक्रम हो, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम हो। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम हो। सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण का क्या किया जाए, निर्माण किया जाए। सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण का निर्माण किया जाए। तो ये दोस्तों आपके सामने अभी तक मैंने एनसीएफ दस्तावेज का कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ, उसका निर्माण कैसे हुआ, उसके मुख्य बिंदु क्या थे, अब उसकी क्या थी विशेषताओं के बारे में मैंने आपसे चर्चा की। अब बात करते हैं एनसीएफ दस्तावेज 2005 की। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको तो आपको, अब मैं एनसीएफ दस्तावेज का वर्गीकरण समझा रहा हूं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को 5 भाग या 5 अध्याय में बांटा गया और 5 अध्याय में आप देखिए, पहला अध्याय है परिप्रेक्ष्य, परिप्रेक्ष्य। दूसरा है सीखना और ज्ञान। हल्का दिखाई दे रहा होगा इसलिए मैं आपको लिख रहा हूं। पाठ्यचर्या के क्षेत्र, पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं, स्कूल की अवस्थाएं और स्कूल में आकलन कैसे किया जाए, इसको शामिल तीसरे पार्ट में किया गया, दूसरे में सीखना और ज्ञान। फिर नंबर 4 पर विद्यालय तथा कक्षा का वातावरण कैसा हो, विद्यालय तथा कक्षा का, विद्यालय व कक्षा का, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। अब एक पर चर्चा करेंगे और फिर उन व्यवस्थाओं में सुधार कैसे किया जाए। ये चीजें रखी गई है आपके एनसीएफ दस्तावेज 2005 में। सबसे पहला जो पॉइंट है उसको देखिए आप, कि सबसे पहले पॉइंट में आप क्या रख सकते हैं। देखिए, परिप्रेक्ष्य की अगर बात करें पर्सपेक्टिव में क्या दिया गया है, शिक्षा बिना बोझ के सूझ आधार पर पाठ्यचर्या को बोझ कम करना। ये सबसे पहला आ गया यशपाल शर्मा, शिक्षा को बिना बोझ के पाठ्यचर्या का क्या करना, बोझ कम करना। पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करते हुए स्कूल ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना। पाठ्यक्रम का इस प्रकार संवर्धन किया जाए कि जिससे बच्चों का क्या हो, चहुमुखी विकास हो
ऐसे नागरिक का निर्माण करना जो लैंगिक न्याय मूल्यों, लोकतांत्रिक व्यवहारों, अनुसूचित जनजातियों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति क्या हो, संवेदनशील हो। हमें एक ऐसे भारतीय नागरिक का निर्माण करना है, विशेष रूप से ध्यान रखें, एक ऐसा संवर्धित पाठ्यक्रम बनाया जाए, संवर्धित पाठ्यक्रम बनाया जाए जो बच्चों के क्या करे, चहुमुखी विकास में शामिल हो। ऐसे एक राष्ट्रीय चरित्रवान नागरिक का निर्माण करना जो लैंगिक न्याय का मतलब जो लड़के और लड़की में भेदभाव ना करे। लैंगिक न्याय का मतलब समझें, जो लड़के और लड़की में भेदभाव ना करे, नैतिक मूल्यों की पालना करे, लोकतांत्रिक व्यवहार को अपनाए, अनुसूचित जनजाति SC और ST के अधिकारों की सुरक्षा करे और जितने भी विशेष आवश्यकता वाले स्पेशल चाइल्ड है उनके प्रति वह व्यक्ति क्या होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, उनके अधिकारों की सुरक्षा करने वाला होना चाहिए। ऐसे नागरिक वर्ग का निर्माण करना जिनमें राजनीतिक एवं आर्थिक प्रक्रियाओं में भाग लेने की क्या हो, योग्यता हो। राजनीतिक आधार पर और सामाजिक आधार पर व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा कर सके ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जिससे जिनके अंदर योग्यता हो, जिनके अंदर क्षमता हो, ताकि वो आगे चलकर उन व्यक्तियों के अधिकारों की क्या कर सके, सुरक्षा कर सके। तो ऐसे व्यक्तियों का भी निर्माण करना, ये सबसे पहला पॉइंट हुआ आपका किसका, पर्सपेक्टिव या परिप्रेक्ष्य। मतलब एनसीएफ दस्तावेज क्या कहना चाहता है, फिर से देखिए एक बार। बिना बोझ की शिक्षा दी जाए, सबसे पहला पॉइंट। नंबर 2, रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। नंबर 3, संवर्धित पाठ्यक्रम बनाया जाए जिससे कि चहुमुखी विकास हो, ऐसे नागरिकों का निर्माण हो जो लैंगिक न्याय की बात करे, लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करे, उसके साथ साथ वह अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारों की सुरक्षा करे और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की क्या करे, सुरक्षा करे, उनके प्रति संवेदनशील हो। और ऐसे नागरिक वर्ग का निर्माण किया जाए जिसके अंदर राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर अपनी क्षमताओं के आधार पर प्रतिनिधित्व, नेतृत्व करने की क्या हो, क्षमताएं हो। ऐसे व्यक्ति को हम क्या करें, हमें उसमें शामिल करना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हल्का दिखाई देगा थोड़ा सा, मैंने इसको इसीलिए अंडरलाइन करते हुए समझाया है। ओके, उसके बाद देखिए, तो नेक्स्ट दूसरा जो पार्ट है आपका, ये सेकंड जो चैप्टर है उसकी बात करें अपन। सेकंड चैप्टर नंबर 2, सीखना और ज्ञान। समाज में मिलने वाली अनौपचारिक शिक्षा। देखिए, अनौपचारिक शिक्षा मिलती है मां से, मां व परिवार। अनौपचारिक शिक्षा का प्राथमिक केंद्र होता है। अनौपचारिक शिक्षा का प्राथमिक केंद्र है। समाज में मिलने वाली अनौपचारिक शिक्षा विद्यार्थी में अपना ज्ञान सृजित करने की स्वाभाविक क्षमता को विकसित करती है। पहले क्या कह रहा है, सीखना। बच्चा क्या सीख रहा है, अनौपचारिक शिक्षा ले रहा है। उससे हो क्या रहा है, किस ज्ञान का विकास हो रहा है, विद्यार्थी में अपना ज्ञान सर्जित करने की स्वाभाविक योग्यता का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है बालक के अनुभवों, उनके स्वारों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। संज्ञान का अर्थ है कर्म, और कर्म व भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना। संज्ञान का अर्थ है कि दिमाग की वह क्षमता सीधा रखें तो दुनियादारी को समझाए। तो दिमाग की वह क्षमता जो वातावरण को समझने की योग्यता विकसित करते हैं, वातावरण को समझने की योग्यता विकसित करती है। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र, एनालिटिकल पेडागोजी, विभिन्न मुद्दों पर उनके
राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा नैतिक पहलुओं के संदर्भ में आलोचनात्मक चिंतन का अवसर प्रदान करना, बच्चे को विवेचनात्मक चिंतन, विवेचनात्मक चिंतन के आधार पर तैयार करना, ताकि वे विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर अपनी राय दे सकें, राजनीतिक स्तर पर राय दे सके, सामाजिक स्तर पर आर्थिक मुद्दों पर चर्चा कर सके, नैतिक पहलुओं पर चर्चा कर सके, और साथ साथ में उनके अंदर किसी भी विषय की आलोचना करने के गुणों का विकास हो, आलोचनात्मक चिंतन का भी क्या हो, विकास हो। उसके साथ साथ अवलोकन करना, किसी चीज को देखना, अन्वेषण, रिसर्च करना, विश्लेषण करना, उनको आपस में अलग अलग खंडों में बांटना और उनको व्याख्या करना तथा उनके ज्ञान की विषय वस्तुओं को सहभागिता के आधार पर प्रमुख क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया। फिर से देखिए, समाज में मिलने वाली अनौपचारिक शिक्षा विद्यार्थी में अपने ज्ञान सर्जित करने की स्वाभाविक क्षमता को विकसित करती है। बच्चे को उसके मम्मी पापा से जो भी गुण मिलते हैं, ध्यान दें, बच्चे को मम्मी पापा से जो भी गुण मिलते हैं, जो भी आप बच्चे को हम सलाह देते हैं, शिक्षा देते हैं, तो माँ अनौपचारिक शिक्षक होती है, उसका परिवार अनौपचारिक शिक्षा का प्राथमिक केंद्र होता है। वहाँ से मिला ज्ञान बच्चे को आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा सहायक होता है, और वह विद्यार्थी जीवन में जो भी ज्ञान सृजित करेगा उसको स्वाभाविक क्षमता के रूप में विकास करने में वो क्या करेगा, ज्ञान सहायता करेगा। बाल केंद्रित क्या हो, शिक्षा है, जिससे बच्चे के बाल केंद्रित, जो बच्चा खुद करके सीखे, ये ध्यान रखना, एनसीएफ का मुख्य बिंदु है करके सीखना। क्या सीखना, करके सीखना। तो ये विशेष आप ध्यान दीजिएगा कि करके सीखना बच्चे का अनुभव में आ जाएगा। उनके स्वारों, उन्होंने जो भी सीखा है उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। संज्ञान का अर्थ मैंने बता दिया, वह क्षमता जो वातावरण को समझने की, परखने की, पढ़ने की योग्यता या वातावरण के प्रति अनुकूलन स्थापन की योग्यता प्रदान करता है, वही आपका क्या है, संज्ञान है। अवलोकन, अन्वेषण, विश्लेषणात्मक विमर्श ज्ञान के विषय वस्तु विद्यार्थियों के सहभागिता के प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है। ज्ञान ये हुआ नंबर 2। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये टॉपिक। और आप किसी भी बुक से पढ़ें, सभी बुक अच्छी होती है मेरे दृष्टिकोण से। बुक अगर है तो वो अच्छी है, गाइड अगर है तो वो खराब है। बुक के अंदर बहुत विस्तार से चीज़ों को समझाया जाता है, और मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार अच्छा लिखने का प्रयास करता है। कोई भी बुक है आपके पास वो अच्छी है, बशर्ते कि आप उसको किस ढंग से पढ़ते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, तो आप विशेष रूप से देखें कि इसमें जो इस वीडियो का मेरा जो उद्देश्य था कि आपको अलग अलग नहीं भटकना पड़े। इस बार मैंने स्पीड भी कम रखी है, और स्पीड कम रखने के साथ साथ ये मैंने कोशिश की है कि आपको लगभग सारा मैटर मैं आपको उपलब्ध करवाऊँ, जिससे कि आप हर जगह नहीं भटकें, आप बचें उन 15-20 मिनट के वीडियो से, या उस 10-20 क्वेश्चंस के वीडियो से भी बचे जो आपको सिर्फ, आप कोशिश करते हैं मुझे कुछ अच्छा मिलेगा, 15-20 मिनट तक देखते हैं, तब तक आपका जिज्ञासा स्तर कम हो जाता है और वो आपका वीडियो कोई काम करने, फिर आप उसको बंद कर देते हैं। फालतू में आपका आधा घंटे का समय खराब होगा, आपके डाटा खराब हो गए। तो पढ़ें तो पूरा पढ़ें, वरना नहीं पढ़ें। पढ़ें तो पूरा पढ़ें, वरना नहीं पढ़ें, इस बात का ध्यान रखें। विशेषकर अगर मेरी बात माने तो विश्लेषणात्मक वीडियोस देखें, जिससे कि आपको पूरा टॉपिक समझाया जाए। आजकल हर 15-20 मिनट का हर आदमी वीडियो डाल रहा है, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि उस 15-20 मिनट के वीडियो से आप बहुत कुछ तीर मार लेंगे। तो पूरा पढ़ें, ढंग से पढ़ें, और ढंग से एक बार ढंग से क्लियर कर लें, उसके बाद आपका मैं नहीं समझता कि आपको बहुत ज़्यादा अलग करने की आवश्यकता है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें तो थर्ड पार्ट आपका आएगा, देखिए तीसरे पार्ट की अगर बात करें तो तीसरे पार्ट में
अब देखिए थर्ड पार्ट है, माफ कीजिएगा ये दोबारा से पेज सेलेक्ट हो गया। देखिए मैं भी थोड़ा टेक्निकल चीज़ें सीख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे भी नहीं आ रही हैं चीज़ें। ओके अगर थर्ड पार्ट की अगर बात करें अपन, पाठ्यचर्या के क्षेत्र, उसकी अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ स्कूल एंड असेसमेंट। बहुभाषिता एक ऐसा संसाधन जिसकी तुलना में सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर किसी अन्य राष्ट्रीय संसाधन की जा सकती है। बहुभाषिता एक ऐसा संसाधन है, बहुभाषिक मातृभाषा के रूप में 3 भाषाएं लें, संसाधन है जिसकी तुलना सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर किसी अन्य राष्ट्रीय संसाधन से की जा सकती है। मतलब भाषा एक संसाधन है जिसको राष्ट्रीय स्तर पर काम में लिया जा सकता है। प्रत्यक्षीकरण और तिरूपण जैसे कौशलों के विकास में गणित बहुत सहायक सिद्ध हुई है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण अंतर्गत एक ऐसी पाठ्यचर्या का होना आवश्यक है जो शिक्षार्थियों में समाज के प्रति विशेष ध्यान दे। सामाजिक विज्ञान का शिक्षण समाज के प्रति आलोचनात्मक समझ के विकास को समझना है। उसके बाद अगर बात करें हम आकलन का मुख्य उद्देश्य, मतलब असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य सीखने सिखाने की प्रक्रिया, सीखने व सिखाने, ये सीसीई का मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षक पहले सीखे कि मुझे मेरे बच्चे को कैसे सिखाना है, मुझे बालक को कैसे सिखाना है, बालक को कैसे सिखाना है, ये शिक्षक सीखे। सीखने व सिखाने के मतलब शिक्षक सीखे कि बच्चे को कैसे सिखाना है, प्रक्रियाओं व सामग्री में सुधार लाना तथा उन लक्ष्यों पर पुनर्विचार करना है जो स्कूल के विभिन्न चरणों के लिए तैयार किए जा सके। पूर्व प्राथमिक स्तर पर आकलन बच्चों के दैनिक गतिविधियों के आधार पर, यह ध्यान रखना विशेष इंपॉर्टेंट है, मतलब प्री प्राइमरी स्कूल के अंदर बच्चों की गतिविधियों के आधार पर, स्वास्थ्य और शारीरिक विकास के आधार पर होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करें हम कि विद्यालय कक्षा का वातावरण, और ये नंबर आपका 4 हो जाएगा। चार की अगर बात करें विद्यालय, ये नंबर 4 है। विद्यालय तथा कक्षा का वातावरण, चेतन व अचेतन दोनों रूप से बच्चे हमसे विद्यालय के भौतिक वातावरण से निरंतर अंतःक्रिया करते रहते हैं। चाहे बच्चा चेतन मन में हो, चाहे बच्चा अचेतन मन में हो, वह जुड़ा हुआ सीधा किससे होता है? विद्यालय के वातावरण से। तो विद्यालय का वातावरण बहुत ही आदर्श होना चाहिए।
कक्षा का आकार शिक्षण अधिगम क्रिया को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। मतलब छोटी कक्षाएं हों, किसी भी अवस्था में शिक्षक व शिक्षार्थियों के अनुपात 1:30 से अधिक नहीं होना चाहिए। ध्यान रखें दोस्तों, ये एनसीएफ की अनुशंसा है, न कि आरटी की अनुशंसा है। अनुशासन ऐसा होना चाहिए जिसे संपन्न होने में मदद के साथ ही बच्चों को क्षमता को भी बढ़ाया जा सके। और उसके बाद दोस्तों आपका ये आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और उसके बाद नेक्स्ट है जो वो है व्यवस्थागत सुधार, ऑर्गेनाइज्ड अमेंडमेंट क्या होनी चाहिए। बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के लिए शिक्षा व्यवस्था का विकासात्मक मानकों का प्रयोग किया जाना चाहिए जो अभिप्रेरणा तथा क्षमता की समग्र वृद्धि की पूर्व मान्यताओं पर आधारित हो। पाठ्यचर्या को इस प्रकार निर्मित करना चाहिए जिसमें शिक्षक शिक्षार्थियों को खेलते काम करते हुए प्रत्यक्ष रूप से अवलोकित कर सके। काम केंद्रित शिक्षा का अर्थ है बच्चों में उनके परिवेश, प्राकृतिक संसाधनों और जीविका से संबंधित ज्ञान, आधारों, सामाजिक अंतर्दृष्टियों तथा बालकों के कौशलों को उनकी क्षमता, उनकी गरिमा के अनुसार क्या किया जा सके, विकसित किया जा सके। ये दोस्तों आपके 5 स्रोत हुए। पहला परिप्रेक्ष्य, नंबर 2 सीखना व ज्ञान, 3 नंबर पे आपको व्यवस्थागत सुधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत लिए गए, फिर नंबर 4 के ऊपर और नंबर 5 पर आपके 5 ये चरण थे जो कि मुख्यतः लिए गए हैं। तो व्यवस्थागत सुधार, ऑर्गेनाइज्ड अमेंडमेंट, उसके साथ साथ आपको जो नंबर 4 पर दिया गया है विद्यालय तथा कक्षा का वातावरण, उसके साथ पाठ्यचर्या के क्षेत्र कैसे होना चाहिए, बहुभाषिक पाठ्यक्रम होना चाहिए, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के प्रति क्या आकलन का क्या उद्देश्य है, पूर्व प्राथमिक स्तर पर आकलन कैसा होना चाहिए, उसके बाद में सीखना और ज्ञान क्या होना चाहिए, और उसके साथ साथ ये आपका क्या हो गया परिप्रेक्ष्य, बिना बोझ की शिक्षा, रटंत प्रणाली से मुक्त पाठ्यक्रम का संवर्धन किया जाए, मूल्यों का लैंगिक न्याय, मूल्यों, लोकतांत्रिक व्यवहार और अनुसूचित जनजातियों, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति संवेदनशील हो, ऐसे नागरिकों को विकास किया जाए जो राजनीतिक स्तर पर क्या कर सके, उसका सहायता। तो दोस्तों ये पहला वीडियो एनसीएफ के आधार पर हुआ। नेक्स्ट एनसीएफ पार्ट 2 के अंतर्गत आपको एनसीएफ में शामिल होने वाले 4 विषयों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और जो थर्ड पार्ट है वो आपका होगा एनसीएफ 2005 के प्रश्नोत्तरी का, जिसमें 60 प्रश्नों को शामिल किया गया है। ओके, थैंक यू।